हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का स्वागत है इन दी 16th रिवीजन क्लास फॉर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपोनेंट। और इस क्लास के अंदर भी हम मॉड्यूल बी से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली जो चैप्टर है रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स मेड बाय द बैंकिंग कंपनीज, इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 defines banking as the accepting for the banking activity as the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft order or otherwise। देखिए, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, ये एक्ट भारत के अंदर की जो बैंकिंग एक्टिविटीज हैं इनको रेगुलेट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स में से एक है। ठीक है, जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज भारत के अंदर है, किन एक्टिविटीज को कहा जा सकता है कि ये बैंकिंग है या नॉन बैंकिंग है, ये डिसाइड होता है बाय द डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये पूरी डेफिनेशन दी गई है कि कहीं भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों से पैसे जो हैं वो हम लेते हैं और उस पैसे को यूज करते हैं दूसरे लोगों को लोन देने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये जो पैसे लिए जाते हैं वो जनरल पब्लिक से लिए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी या बॉडी से नहीं लिए जाते, जनरल पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं। और ये पैसे आपको रीपेबल डिमांड में आपको वापस देने पड़ेंगे, जब भी वो पैसे आपसे वापस मांगे जाएं आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या हम लोग बैंकिंग कह सकते हैं? वो बेसिकली बैंकिंग नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी जो मनी है दैट इज नॉट रीपेबल ऑन एग्जैक्ट डिमांड, वहां पर आपका कुछ जो है लॉक इन पीरियड होगा। तो इस तरीके से बैंकिंग एक्टिविटीज जो है इस एक्ट के अंदर डिफाइन की जाती हैं। अब इस एक्ट में सेक्शन 5 है, आपको ध्यान रखना है, द सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच बेसिकली डिफाइंस व्हाट इज बेसिकली द एक्टिविटी नोन एज बैंकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट यहां पर क्या है? रिगार्डिंग द अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड इन द बैंक्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए, एंट्रीज इन द पर्सनल लेजर्स आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम द वाउचर्स। जो भी कस्टमर्स के खुद के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, वहां पर एंट्रीज डायरेक्टली वाउचर्स से की जाती है। की कंपनियों के कंपैरिजन में अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटीज वहां पर वाउचर्स को यूज करके पहले जर्नल एंट्री बनाई जाती है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। और उसके बाद जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफर किया जाता है इन दी लेजर अकाउंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर डायरेक्टली पर्सनल लेजर्स के अंदर हमें एंट्री करनी है और वो भी वाउचर्स को यूज करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है रिलेटेड टू दी अकाउंटिंग सिस्टम विच इज यूजुअली फॉलोड इन द बैंक्स। नेक्स्ट, अ जनरल लेजर्स ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड एंड एग्रीड एवरी डे। जनरल लेजर्स के ट्रायल बैलेंस को हर दिन टैली किया जाता है ताकि जो भी मिस्टेक्स अगर हो रही हैं उनका जल्दी से जल्दी हमें पता लग सके। ठीक है, single voucher is prepared for every transaction not involving cash if there is a transaction which does not involve cash, यानी कि कैश का लेन देन नहीं हुआ है तो सिंगल वाउचर नहीं बनेगा, उसके लिए मल्टीपल एटलीस्ट 2 वाउचर जो हैं उसके लिए बनते हैं। एक जो वाउचर है वो डेबिट को, दूसरा वाउचर जो है क्रेडिट को एक तरीके से लेजिटिमाइज करने के लिए वहां पर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 वाउचर बनेंगे। कैश अगर रिसीव किया जा रहा है या कैश दिया जा रहा है डायरेक्टली तो उसका तो एक ही सिंगल वाउचर बनाकर आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पर आपको 2 वाउचर एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये तो बात गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट सिंगल वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, वी हैव टू मेक एटलीस्ट 2 वाउचर्स फॉर दिस। Next is question number 3, the general ledger in banking companies does not usually include which of the following books। जो बैंकिंग कंपनीज है इनके हाँ, जो जनरल लेजर मेंटेन किए जाते हैं इसमें बहुत सारी बुक्स को हम लोग यूजुअली इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें हमारे पर्सनलाइज्ड लेजर्स भी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स भी आते हैं, यहाँ पर बेसिकली जहाँ इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाए। बिल्स फॉर कलेक्शन रजिस्टर, ये उन बिल्स के लिए मेंटेन किया जाता है जो अभी कलेक्शन के लिए ड्यू हैं। एंड दीज बिल्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जनरल लेजर, दीज बिल्स आर मेंटेन्ड इन अ सेपरेट रजिस्टर, जिसको एक सब्सिडियरी बुक के तौर पे भी आप लोग ट्रीट कर सकते हैं। लोन लेजर अगेन इज पार्ट ऑफ योर जनरल लेजर अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्स फॉर कलेक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इन अ बैंक एवरी डे। यस, एवरीडे ट्रायल बैलेंस बनता है, उसकी टैली की जाती है। इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली एंड देयर इज अ शॉर्ट क्रेडिट, द डिफरेंस इज टेम्पररली ट्रांसफर्ड टू। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है और उसमें शॉर्ट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इनटू विच अकाउंट? वी विल ट्रांसफर इट इनटू सन्ड्री डिपॉजिट्स अकाउंट।
राइट। सो देयर इज अ शॉर्ट क्रेडिट, उसको हम ट्रांसफर करते हैं सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्ट डेबिट होगा तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। सो बैंकिंग कंपनीज में जो भी आपका टैली किया जाएगा, अगर वो टैली मैच नहीं कर रही है ट्रायल बैलेंस के अंदर, द शॉर्ट क्रेडिट डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू अ सन्ड्री डिपॉजिट्स अकाउंट, राइट, एंड इफ देयर इज अ डेबिट शॉर्ट देन इट इज ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गलत स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? All deposits accepted at the branch are deemed to have been passed on to the head office. Yes, branches में जो भी deposits आते हैं, पैसे जो भी जमा किए जाते हैं, माना जाता है कि सारे पैसे हम हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। All loans made at the branch are deemed to have been made from funds received from head office. जो भी लोन दिए जाते हैं ब्रांच की तरफ से, जो पैसे बांटे जा रहे हैं पब्लिक में, यही मानकर दिए जाते हैं कि द मनी इज कमिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस, राइट। द हेड ऑफिस पेज इंटरेस्ट टू द ब्रांच फॉर इट्स डिपॉजिट्स। जो भी डिपॉजिट्स मिल रहे हैं ब्रांच की तरफ से, उसके ऊपर हेड ऑफिस इंटरेस्ट पे करता है ब्रांचेस को, बिल्कुल ठीक है। और जो भी लोन्स ब्रांचेस देती हैं, वो ये मानकर दे रही हैं कि पैसा कहाँ से आया, हेड ऑफिस से आया, तो उसका इंटरेस्ट हेड ऑफिस को, ब्रांचेस को देना होता है। तो यहीं से जो ब्रांचेस की इंटरेस्ट है, वो उनके जो प्रॉफिट है, उनका जो लॉस है, वो यहीं से डिटरमिन होगा कि लोगों को जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना है, और ये इंटरेस्ट कहाँ से दिया जाएगा? ये इंटरेस्ट दिया जाएगा जो हेड ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा है वहां से। ठीक है। और जो लोगों से इंटरेस्ट मिलेगा, लोन्स जो आपने लोगों को दिए हैं, उससे जो इंटरेस्ट इनकमिंग है, उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा आपको वापस जो है हेड ऑफिस को देना पड़ेगा, वो हेड ऑफिस की इनकम बनेगी, राइट। सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन हियर इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Next is question number 6. Which among the following is an incorrect pair with regards to the schedules furnished with the बैलेंस शीट? बैंकिंग कंपनीज की बैलेंस शीट को जब आप डिस्क्लोज करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, तो उसके साथ आपको स्केड्यूल्स भी रिलीज करने होते हैं, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं पब्लिक को। तो स्केड्यूल 1 के अंदर कैपिटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है, बिल्कुल सही बात है। स्केड्यूल 2 में बोरोइंग्स हम नहीं डिस्क्लोज करते। बोरोइंग्स कहाँ डिस्क्लोज की जाती हैं? बोरोइंग्स आर डिस्क्लोज इन दी स्केड्यूल नंबर 4, right? In schedule 2 we disclose reserves and surplus। ठीक है। तो ये सारे स्केड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस दे आर गोइंग इनटू द स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 3 में आपके डिपॉजिट्स आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, डिपॉजिट्स को हम डिस्क्लोज करते हैं। तो यहां पर आपसे गलत पेयर पूछी गई थी, इनकरेक्ट पेयर पूछी गई थी। इनकरेक्ट पेयर इज ओनली दी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ बैंकिंग कंपनी हैज टू डिस्क्लोज कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विद आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल। बैंक के पास जो कैश है और जो कैश या बैलेंस आरबीआई के पास उन्होंने जमा करके रखा हुआ है, ये सब डिस्क्लोज कर देते हैं हम स्केड्यूल 6 के अंदर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो यहां पर आप सारे स्केड्यूल देखिए। स्केड्यूल 4 किससे जुड़ा है? अभी मैंने आपको बताया, बोरोइंग्स। जो बोरोइंग्स बैंक्स के द्वारा की गई हैं, वो आपकी आती हैं स्केड्यूल 4 में। ठीक है। ये हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज की साइड में हमारी बोरोइंग्स को हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। फिर आता है स्केड्यूल 5। स्केड्यूल 5 हमारा किससे जुड़ा हुआ है? अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। बैंक्स के अंदर दूसरी जो लायबिलिटीज या प्रोविजंस हैं, वो हमारी सारी स्केड्यूल 5 के अंदर जाएंगी। स्केड्यूल 6 जो है वो हमारा कैश, ये अब हम स्केड्यूल 6 के बाद जो है शिफ्ट कर चुके हैं टुवर्ड्स द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इसीलिए यहाँ पर कैश की बात हो गई, या जो आरबीआई के पास बैलेंस जमा करके रखा गया है। स्केड्यूल 7 अगेन क्या है? बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी, यानी कि बैलेंसेस जो दूसरे बैंक्स के पास जो है डिपॉजिटेड हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन दी स्केड्यूल नंबर 7। क्लियर। Next is question number 8. Which among the following is not included under other assets disclosed under schedule 11? schedule 11 में आपके other assets disclose किए जाते हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट एक्रूड बिल्कुल आता है, इसमें आपकी स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स बिल्कुल आती है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स वो भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन लीज्ड एसेट्स जो हैं, दीज आर पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। These are not included under other assets, these are fixed assets, जो कि स्केड्यूल 10 के अंदर डिस्क्लोज किए जाते हैं। याद रखना है आपको, स्केड्यूल 10 इज रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट्स पार्ट्स, और यहाँ पर आपके लीज्ड एसेट्स हो गए, प्रॉपर्टी प्रेमाइसेस हो गई, ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर डैश एंड इन द बैलेंस शीट इट विल बी शोन अंडर डैश। तो टैक्सेशन के लिए जो भी आपने प्रोविजंस करके रखे हैं, जो पैसे रखे हैं, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पर आपकी एक्सपेंसेस हो रही हैं, वहां भी आपको उसको दिखाना है, और बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटीज के साइड भी आपको इसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन रेस्पेक्टिव हेड्स क्या है? द टैक्सेशन इज शोन इन द प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसीज
एंड इन बैलेंस शीट ये अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंदर शो की जाती है। तो याद रखोगे आप, जो भी टैक्सेशन के लिए आप बैंक जो है पैसा रखते हैं, ये सारे प्रोविजंस आपके on the profit loss account, these will be shown in the expenses side, provisions and contingencies, and in the balance sheet it will be shown on the liability side, that is other liabilities and provisions. Clear? Next is question number 10. Which among the following is an incorrect pair with regards to the schedules furnished with the profit and loss account? Profit and loss account के schedules के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि गलत पेयर कौन सा है। सो पहला पेयर है स्केड्यूल नंबर 13, इट इज रिलेटेड, इट इज सेट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि गलत है, राइट। स्केड्यूल 13 की अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दीज आर बेसिकली द इंटरेस्ट विच इज अर्नड बाय द बैंक, राइट। एंड स्केड्यूल 14 is related to your other incomes. Schedule 15 is related to your interest which is expended, यानी कि जो इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ रहा है। सो दिस इज नॉट इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न इज स्केड्यूल नंबर 13। स्केड्यूल 15 इज इंटरेस्ट पेड आप कह सकते हैं, या इंटरेस्ट जो है एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि जो लोगों को डिपॉजिट्स में जो लोगों ने डिपॉजिट किए हुए हैं बैंक के अंदर, उनको उस डिपॉजिट के ऊपर जो पैसा देना है, इंटरेस्ट देना है, दैट इज डिस्क्लोज्ड अंडर द स्केड्यूल 15, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं हमारे, वो हमारे स्केड्यूल नंबर 16 के अंदर डिस्क्लोज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो जो पेयर हैं वो गलत हैं, पेयर नंबर 1 एंड पेयर नंबर 3। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। So this was the end, दोस्तों, for this particular session where we discussed 10 MCQs related to the final accounts of the banking companies chapter. Next chapter में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे मॉड्यूल बी को हम लोग कंक्लूड करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।